आइए आज हम पढ़ते हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। ये बहुत ही मैं सरल शब्दों में समझाऊंगी आपको। अरस्तु प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और दर्शन परंपरा में अरस्तु का महानीय यानी महानतम योगदान है। अरस्तु महान गुरु के रूप में भी विख्यात है। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, ठीक है। और उनका शिष्य था सिकंदर। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु ने विभिन्न विषयों पर 400 से अधिक ग्रंथों की रचना करी। उनके साहित्य संबंधों के विचारों का आधार उनके 2 ग्रंथ हैं। अब उनके 2 ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कौन कौन से हैं। पोएटिक्स और रेहेटोरिक्स। पोएटिक्स हम हिंदी में बोलते हैं जैसे काव्य शास्त्र, और रेहेटोरिक्स बोलते हैं अलंकार शास्त्र। इन्हीं दोनों ग्रंथों में अरस्तु ने अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित अनुकरण संबंधी मान्यताओं को खारिज किया। मतलब उनके जो 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 प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया था उसको खारिज किया। किसने? अरस्तु ने खारिज किया। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का हिंदी पर्याय है। कहाँ से आया ये अनुकरण शब्द? मिमेसिस, ठीक है। वस्तुतः हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह सिद्ध कर दिया गया कि काव्य त्याज्य है, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। मतलब वो ईश्वर को ही सत्य मानते थे और काव्य को त्याज्य मानते थे। अब जानते हैं अरस्तु का जन्म कब हुआ था। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्वी में हुई, ठीक है। और उनका यूनानी नाम था अरिस्तोतिलेस। और अरस्तु का जन्म स्थान मकदूनिया, और उनके गुरु मैंने बताया जैसे आपको प्लेटो और शिष्य सिकंदर। इनके पिता यूनानी सम्राट फिलिप के राज्यवैद्य थे। वो एक राज्यवैद्य मतलब एक वैद्य के रूप में वहाँ पर काम करा करते थे। अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु क्या मानते थे, मतलब उनका क्या सिद्धांत था, अब आप पढ़ते हैं उसको। अनुकरण वह नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है। मतलब जिसे हम दोबारा प्रस्तुत करते हैं वो प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। ये नहीं कि हमने नकल कर लिया, वो होता है अनुकरण। इसमें मतलब हम अपनी प्रस्तुति भी करते हैं, वो दोबारा प्रस्तुत करते हैं हम उसे, और उसमें दोबारा पुनर्रचना भी करते हैं। प्लेटो का मानना है कि कविता के माध्यम से किसी अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। कविता से किसी व्यक्ति को भी रोगमुक्त नहीं किया जा सकता। प्लेटो क्या मानते हैं? कविता के माध्यम से किसी भी राष्ट्र का अच्छा निर्माण नहीं हो सकता, और कविता से हम किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त मतलब बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकते। प्लेटो कहते हैं कि कविता के माध्यम से किसी भी युद्ध को नहीं जीता जा सकता, और उन्हीं विचारों की स्वतंत्रता पूर्वक समीक्षा करते हुए अरस्तु कहते हैं कि कविता एक व्यक्ति के दुखों का मोचन का अर्थ होता है छुटकारा या मुक्ति कर सकती है। अब अरस्तु क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कविता के माध्यम से लोग जो व्यक्ति के मन में जो दुख होती है, उनके मन में जो पीड़ा होती है, उससे मुक्ति दिला सकते हैं कविता। अरस्तु कहते हैं ये रोगों से विरेचित कर सकती है, और कविता के माध्यम से ही अच्छा नागरिक बना जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कविता से भावों का जन्म होता है। कविता क्या करती है? हमारे अंदर भाव को उत्पन्न करती है, भावों का जन्म होता है इसके माध्यम से। प्लेटो ने राजनीति का चश्मा पहनकर समीक्षा की। उनके अनुसार केवल ईश्वर ही सत्य है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्लेटो क्या मानते थे? सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, बाकी सारा जो कुछ भी है वो सब असत्य है। ईश्वर की चर्चा ही कविता है, बाकी कोई कविता नहीं है। उनका मानना ये भी था कि जो अगर ईश्वर की से रिलेटेड जो भी कविता है वो ही कविता के अंदर सम्मिलित की जाएगी, बाकी सारी कविता नहीं है। जबकि अरस्तु ने स्वतंत्र रूप से समीक्षा की थी, ठीक है। अरस्तु एक दर्शन शास्त्री, राजनीतिज्ञ,
काव्यशास्त्री एवं भाषाशास्त्री माने जाते हैं। अरस्तु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति में कला उत्पन्न होती है तो अनुकरण के माध्यम से होती है और अनुकरण करना मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति होती है। अरस्तु क्या कहते हैं कि जो भी मनुष्य के अंदर कला उत्पन्न हो रही है वो अनुकरण के माध्यम से ही हो रही है। और अनुकरण करना यानी नकल करना मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति होती है। तभी हम नकल करके मतलब कुछ ना कुछ अपना भी उसमें ऐड करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ठीक है। कवि का जो अनुकरण होता है वह भावनाओं का अनुकरण है। अनुकरण वासनाओं का, विचारधाराओं का अनुकरण होता है। यह स्थूल या मूर्त का अनुकरण नहीं होता। मूर्त होता है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है। जैसे एक चित्रकार है, चित्रकार की तरह अनुकरण नहीं होता। चित्रकार तो चित्र देखकर हूबहू चित्र बनाता है, परंतु कवि का ऐसा नहीं होता। कवि ये नहीं कि जो देख लिया बस डिट्टो वही अपनी कविता में उतार दिया, उसमें वो अपने भावों को भी शामिल करता है। प्लेटो सदैव मूर्त रूप का वर्णन करते हैं। अरस्तु इसमें सूक्ष्म रूप का भी वर्णन करते हैं। अरस्तु के अनुसार कविता हमेशा समाज उपयोगी होती है एवं कवि भी राष्ट्र उत्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु और प्लेटो दोनों के भिन्न भिन्न थे, क्योंकि प्लेटो कहते हैं कि अनुकरण हुआ करता है वह केवल बाह्य जगत का होता है। प्लेटो क्या कहता है, जो भी अनुकरण होता है वो बाह्य जगत का होता है और ये स्थूल रूप का अनुकरण होता है। और स्थूल रूप मतलब मोटे तौर पर अनुकरण होता है और जगत वस्तु का होता है और जगत वस्तु स्वयं ही मिथ्या है। प्लेटो क्या मानते हैं, प्लेटो कहते हैं कि जगत वस्तु स्वयं ही मिथ्या है, इसलिए काव्य भी मिथ्या है, ये सत्य से दूर है। लेकिन अरस्तु के अनुसार अनुकरण हमेशा आंतरिक होता है और हर कला का जन्म ही अनुकरण के कारण होता है। जो भी कला हमारे अंदर उत्पन्न होती है वो अनुकरण के माध्यम से ही उत्पन्न हो पाती है। अरस्तु के अनुसार तीन में से किसी एक का अनुकरण कर सकते हैं। जैसी वस्तु थी या है ये हमारी प्रतीयमान, जैसी वस्तु थी या है ये प्रतीयमान, और जैसी वस्तु कही या समझी जाती है वो आदर्श, उसे क्या कहेंगे, आदर्श। जैसी वह होनी चाहिए यह है संभाव्य, इसमें मतलब संभावना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत संवेदन में है, प्लेटो की तरह घोर आदर्शवादी नहीं है। अरस्तु का अनुकरण कल्पना युक्त भी है लेकिन शुद्ध प्रतिकृति नहीं है। अरस्तु ने अनुकरण के लिए तीन बातों पर बल दिया है। पहला माध्यम, दूसरा विषय, तीसरा विधान। अरस्तु ने अनुकरण के माध्यम, यह माध्यम भाषा, विचार, आंतरिक भावनाएं होनी चाहिए। विषय, इसमें विषय क्या होना चाहिए, संगीत विषय होना चाहिए। वह इसका विधान इसमें परिवर्तनशील होना चाहिए। इस पर विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु ने इन तीन बातों पर बल दिया। आशा करती हूँ आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपने सरल शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करा है और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।